गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। ये फेयर का हमारा लास्ट वीडियो है जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लिखा होता है कि एप्लीकेशन दिया है और अलॉटमेंट दिया है और आपको फाइंड आउट करना है कि जैसे एक्स कोई पर्सन है, उसने कितने फेयर्स के लिए अप्लाई किया या फिर कितने फेयर के लिए उसे अलॉट हुए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। कंपनी एक्ट 2013 की टेबल ABCDE क्या होती है उनके बारे में बताएंगे। और डिविडेंड और रिजर्व में क्या रिलेशन होता है, कि अगर डिविडेंड 10% से ज्यादा है तो रिजर्व 2.5% रखा जाएगा, और अगर डिविडेंड 16% है तो कितना रखा जाएगा। इस तरीके का ये रिलेशन बताएंगे। फिर CRR बताएंगे जिसमें का फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और फिर DRR क्या होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और डिवेंचर कितने टाइप के होते हैं, बोनस इशू क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, पब्लिक इशू क्या होता है। ये सब चीजें इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप अगर तीनों वीडियो को सही से देख लोगे तो आपको फेयर्स में फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। प्रो डाटा के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। बड़ा आसान से क्वेश्चन होते हैं, इनके दो फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना है। जैसे क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, क्वेश्चन में दे देगा कि एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसके यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट हुई है 10,000 शेयर्स की, और अलॉट किए गए हैं 11,500 शेयर्स। और कह देगा कि एम एक पर्सन है जिसको अलॉट हुए हैं 200। अब कह देगा कि एप्लीकेशन बतानी है कितनी उसने अप्लाइड किया होगा। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक कंपनी है जिसने जिसके पास एप्लीकेशन आई है 10,000 शेयर्स की, और उसने अलॉट किए हैं 11,500 शेयर। अब कह रहा है कि एम नाम का एक व्यक्ति है जिसने जिसको अलॉट हुए हैं 200 शेयर्स, और उसने कितने अप्लाई किए हैं ये बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। तो दो फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, उनको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। पहला है कि यह याद करना कितने हमको अलॉट होंगे, दूसरा है कितने हमको अप्लाइड होंगे। पहले देखिए, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो पहले तो हम यहाँ हमको दिख रहा है कि कितना हमें अप्लाइड करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट पर्सन, उस व्यक्ति को कितना अलॉट हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एप्लीकेशन कितनी इनवाइट की। तो टोटल एप्लीकेशन इनवाइटेड अपॉन में टोटल अलॉटमेंट शेयर। ये फॉर्मूला होता है। जब जैसे पूछ दे कि हमें ये याद करना हो कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो उसके लिए हमको ये पता होगा। क्वेश्चन में जैसे यहाँ दिखाया है हमें कि पूछा है कितने लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन ये दिया है कि एक जो पर्सन है उसको अलॉट हुए 200 शेयर। तो लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर अलॉटमेंट पर्सन, कितना उसे अलॉट हुआ, इनटू कर देंगे हम लोग एप्लीकेशन कितनी इनवाइट की गई। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन आएगा। अगर यहाँ पे अलॉटमेंट दिया होता तो ऊपर भी अलॉटमेंट आता। एक ये फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉट, कितने शेयर अलॉट हुए इसका फॉर्मूला है। तो हमको ये पता चल गया कि कितने शेयर्स के लिए हमने ये अप्लाई किया था, इसका ये फॉर्मूला था। तो अलॉटमेंट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो पहले तो अलॉटमेंट में यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर अप्लाई कितने किए होंगे उस आदमी ने, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाई पर्सन मल्टीप्लाई टोटल अलॉटेड शेयर अपॉन में टोटल एप्लीकेशन इनवाइटेड। ये फॉर्मूला है। इन दो फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। पहला कह रहा था कि नंबर ऑफ फेयर अप्लाइड का फॉर्मूला, और दूसरा है नंबर ऑफ फेयर अलॉटेड का। तो अप्लाइड में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन ये दिया था कि ए पर्सन है, एप्लीकेशन इनवाइट की 10,000 शेयर्स की और अलॉट हो गए 11,500 शेयर्स। अब आगे दे दिया कि एक सिंगल पर्सन के बारे में दे दी एंट्री, कि एम नाम का एक इंसान है जिसके अलॉट हुए हैं 200 शेयर। ये एंट्री अलग से दे दी गई है।
एंट्री अलग से दे दी गई कि एम नाम का एक इंसान है जिसको अलॉट हुए 200 फेयर्स, तो अब बताने से कितने अप्लाई हुए होंगे। तो कितने अप्लाई हुए होंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेयर अप्लाई। तो नंबर ऑफ फेयर अप्लाई लगा दो, तो क्या हो जाएगा? तो पहले तो आएगा कि उस पर्सन कितने अलॉट हुए, तो नंबर ऑफ फेयर अलॉटमेंट बाई पर्सन, तो 200 फेयर्स हुए। अब आगे अप्लाई वाले में यहाँ अप्लाई लिखते हैं, तो टोटल अप्लाई कितना हुआ आया था, एप्लीकेशन आई थी हमारे पास, ये 10,000 फेयर्स की आई थी, लिख दिया गया। इसके अलावा देखा हमने कि टोटल अलॉट कितना हो गया, फिर 11,500 फेयर से अलॉट हुए थे टोटल। अब इससे निकाल ले सकते हैं हम, निकालिए कितना आएगा। 200 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई किया 10,000 से और डिवाइड कर दिया हमने 11,500 से, तो हमारा आ गया 173.91। इसका मतलब है उसे 174 शेयर अलॉट होंगे। अगर एप्लीकेशन, अब खुद सोचो अब जरा, एप्लीकेशन आई है 10,000 शेयर्स के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन कम के लिए आई है, अलॉट ज्यादा कर रहे हो, 11,500 कर रहे हो, तो कुछ अलॉट अगर इतने ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर एक पर्सन ने, अगर उसको अलॉट 200 शेयर्स हुए हैं, हाँ 200 शेयर से अलॉट हुए हैं, तो अप्लाई कितने के लिए किया होगा उसने, तो 174 के लिए उसने ये अप्लाई किया होगा, सॉरी, हाँ अब ठीक है, उसने अप्लाई किया होगा 174 के लिए। अब आप ये बताइए, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस या नो में आंसर दीजिए। आ गया। एक बार मैं और बता देता हूँ, देखिए, ये एक तरीके का क्वेश्चन है प्रो राटा बेस का, जिसमें पूछ देता है कि एक कंपनी, और आगे दे देगा कि उसने एप्लीकेशन पे इनवाइट किए 10,000 शेयर्स के लिए, अलॉट हो गए हैं 11,500 शेयर, और इसके बाद एक एडजस्टमेंट दे देगा कि एम या एन नाम का एक पर्सन है जिसको अलॉट हुए हैं 200 शेयर, तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, ये क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला ये होता है, जब पूछे कितने के लिए अप्लाई किया तो ये लगाओ, और जब या तो पूछे कितने के लिए अलॉट किया तो ये लगाओ। दोनों फॉर्मूले एक हैं, बस अप्लाई वाले में यहाँ ऊपर अप्लाई रहेगा और अलॉट नीचे रहेगा, और अलॉट वाले में ऊपर अलॉट रहेगा, नीचे अप्लाई रहेगा, तो उल्टा कर दिया है। तो जैसे यहाँ लिखा था नंबर ऑफ फेयर अप्लाइड, तो अप्लाइड के लिए पूछा था, तो हम पे वो उसमें पूछ रहा है कि कितने फेयर से अप्लाई किया, तो पक्का हमको ये दिया होगा कितने फेयर से अलॉट किया है। तो दो, यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ फेयर अलॉटेड बाई पर्सन, उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में पूछा गया है उसे कितना अलॉट हुआ है, तो यहाँ ऊपर रख दिया। मल्टीप्लाई टोटल एप्लीकेशन कितनी की आई थी अपॉन में टोटल अलॉटमेंट, तो वही यहाँ किया है कि 200 अगर उसके शेयर्स दिए गए हैं उस आदमी के, और एप्लीकेशन 10,000 की आई तो अलॉट होगा 11,500, तो टोटल उसने इतने के लिए अप्लाई किया होगा 174 शेयर के लिए, तब जाके उसको 200 शेयर मिले हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन बताते हैं इसी से रिलेट करता हुआ। अब यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, अलॉट की जगह अप्लाई कर दे रहे हैं। ए पर्सन अप्लाई 200 शेयर, तो उसे कितने अलॉट हुए। तो अब इसे कोई सॉल्व कर सकता है, बड़ा आसान है। अब पूछ रहा है यहाँ कितने, अब अप्लाई इतने हुए, अब अलॉटमेंट पूछ रहा है, तो हमको यहाँ निकालना होगा नंबर ऑफ शेयर अलॉट, अलॉट निकालना होगा 200, तो 200 अप्लाई करा हमने, और इसका अलॉट वाले में क्या होता है, ऊपर नीचे जो यहाँ अलॉटमेंट होता है वही ऊपर भी अलॉटमेंट होता है, तो टोटल अलॉट हुए हमें 11,500। तो अप्लाई कितने के लिए किया था, तो 10,000 के लिए अप्लाई किया था, निकालो। तो 200 मल्टीप्लाई 11,500 डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो आ जाएगा 230। तो हमको ये पता चल जाएगा कि उस पर्सन ने 230 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, सॉरी 230 शेयर उसको अलॉट हुए होंगे। अगर इसमें से चेंज कर दिया हमने, एम की जगह पहले यहाँ पे हमने अलॉट किया था, लेकिन अब हमने अप्लाई कर दिया, तो जब अप्लाई किया, तो अप्लाई कर रहा है 200 फेयर्स के लिए, और फिर मैंने पूछा है कितना पे अलॉट होगा, तो अलॉटमेंट के लिए अब लगाया तो 200 अप्लाई मल्टीप्लाई अलॉट, जैसे यहाँ अगर अलॉट होता है तो यहाँ भी अलॉटमेंट आता है, तो अलॉट हो गए थे 11,500 शेयर्स, और अपॉन में एप्लीकेशन आई 10,000 के लिए, तो उसको जब काटा पीटा तो आ गया 230 शेयर उसने ये अलॉट किए होंगे। बड़ा सिंपल फंडा है कि जब अप्लाइड पूछे, ठीक है, तो यहाँ भी एप्लीकेशन या अप्लाइड लिखा होगा, जब अलॉटमेंट पूछे तो ऊपर अलॉटमेंट लिखा होगा, तो अपोजिट वाला सीधे नीचे आ जाएगा। अब ये क्लियर हुआ आपको? तो अब आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन दे, मैं बता रहा हूँ, उनको आप देखोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दे दिया गया है क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन आई है
2000 शेयर्स के लिए आया है एप्लीकेशन, अलॉट हो गया है उसको 2400 शेयर्स। इसके अलावा एम नाम का एक जो पर्सन है जिसको अलॉट हो गए हैं 40 शेयर, तो हमको बताना है उसने कितने के लिए अप्लाई किया। कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल अलॉट कितने हुए, 40 हुए उस आदमी को, मल्टीप्लाई, जब अप्लाइड लिखा है तो एप्लीकेशन ऊपर आता है, एप्लीकेशन 2000 शेयर्स की थी, अपॉन में अलॉट कितना हुआ है, 2400 हुआ है, आ गया 33.33। इसका मतलब है उसने 33 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। ये बात समझ में आई, बताइए। हाँ अब सर। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसका जो सॉल्व दिया है कॉपी में वो मत देखिएगा, सॉल्व इसका गलत दे दिया गया है कि अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, इसका सॉल्व मत देखिएगा, सॉल्व इसका गलत दिया है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि नंबर ऑफ फेयर अप्लाइड, ये फॉर्मूला या तो ये लगाएंगे, दो फॉर्मूले लगाएंगे। क्वेश्चन अब दिया था कि एप्लीकेशन है आई है कंपनी के पास, 2000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, अलॉट हो गए हैं उसको 2400 शेयर। अब आगे फिर कह रहा है इसमें पहले हमको क्या करना था, अप्लाइड, हाँ, तो अलॉटेड दिया था, अब ये दिया है कि उस पर्सन को एप्लीकेशन उसने की है 40 शेयर फी की है एप्लीकेशन, तो अब उसको बताना है कितना अलॉट हुआ। किसको, ये है एम नाम के पर्सन को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अलॉट कितना हुआ हमको ज्ञात करना है, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटमेंट, नंबर ऑफ शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉट करने के लिए हमको ये पता है कि एप्लीकेशन की आई थी 40 शेयर की उसने एप्लीकेशन दी थी, और जब जो अलॉट होता है तो ऊपर भी अलॉट होता है, तो अलॉट हुए हैं 2400 शेयर, अप्लाई किया है 2000 शेयर के लिए, तो ये काट दीजिए, आया कितना, 4 × 24/2, मतलब कि 2 × 24, तो ये 48 शेयर्स आ गए। ये एक रिलेशन समझ लीजिए कि डिविडेंड और रिजर्व, इनके बीच में क्या रिलेशन होती है। क्वेश्चन कभी कभी ये आता है, कह देगा डिविडेंड और रिजर्व, इनके बीच में रिलेशन बतानी है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कई बार, जैसे पूछ देगा कि एक कंपनी है वो 10% डिविडेंड दे रही है, ठीक है, तो उसको रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेगी, तो रिजर्व में वो 2.5% करेगी। जब, तो ये क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर एक कंपनी 10 से 12.5% तक अगर अगर डिविडेंड देती है तो वो रिजर्व में 2.5% ट्रांसफर करती है, और जब कोई कंपनी 12.5% से लेके 15% तक का डिविडेंड देती है तो वो 5% रिजर्व में ट्रांसफर करती है, और जब कोई कंपनी 15 से लेके 20% तक का डिविडेंड देती है तो वो 7.5% रिजर्व में ट्रांसफर करती है, और जब कोई कंपनी 20% से ज्यादा जब देती है डिविडेंड तो वो 10% रिजर्व में ट्रांसफर करती है। ये चार कंडीशन होती हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए डिविडेंड होता क्या है। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं उसको अपने शेयर होल्डर को देना होता है, तो वो देने के बारे में बताया गया है कि अगर वो कंपनी 100 रुपए मुनाफा कमा रही है, इसमें से 10 रुपए अगर वो डिविडेंड दे रही है, तो जो 10 रुपए देगी, 100 रुपए में से उसको 2.5% का रिजर्व भी रखना पड़ेगा अलग से, कि कभी जरूरत पड़ सकती है। रिजर्व किस लिए, तो ये जो रिजर्व रखेगी, ये रखेगी कि वापस जब शेयर को हम लोग बाई बैक करते हैं, ठीक है, जब वापस से शेयर खरीदते हैं, जैसे करते हैं रिडम्पशन करते हैं जब, तो जब दोबारा से बाई बैक करते हैं उस कंडीशन के लिए ये बचा कर रखती है रिजर्व। तो जब अगर कंपनी लाभ होता है तभी डिविडेंड देती है, तो अगर कंपनी 10 से 12.5% के बीच में डिविडेंड दे रही है तो वो 2.5% रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। तो अब आपको एक चीज कुछ समझ में आ रही है, यहाँ पे लिखा है 2.5, मतलब 12, देखो 10 से 12.5 में कितना डिफरेंस है, तो 2.5 का डिफरेंस है 2.5 का, तो 2.5 देखो रिजर्व में रख दिया गया है। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, लिखा है
12.5 से 15%। तो इसके बीच में डिफरेंस देखो तो 2.5 का आया है। तो पहला दोनों का 2.5 और दूसरा 2.5 मिलकर कितना हो गया? 5% हो गया। तो देखो ये 5% रख दिया गया। अब इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में दिया हुआ है 15% से 20% के बीच में। तो 15 से 20% के बीच में। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस आया 5% का। तो पहले रिजर्व हो चुका है 2.5%, प्लस में फिर हो चुका है 2.5%। तो अब हम फिर 2.5% रखेंगे। तो 7.5% रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो 20 से ज्यादा है, मतलब 20 से ज्यादा 21% से ज्यादा जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है, तब 10%, फिर 2.5% इसमें जोड़ दो तो 10% रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। तो इसका मतलब है ये एक पहाड़ा चल रहा है कि ढाई एकम ढाई, ढाई दूनी पांच, फिर आ गया 7.5, फिर आया 10। तो इस तरीके से कि 2.5%, 5%, 7.5% और 10% इतना रिजर्व में रखेगी। कब रखेगी? जब एक कंपनी 10 से 12.5% के बीच में डिविडेंड देगी, उस कंडीशन में वो इतना रिजर्व में रखेगी। और जब 12.5 से 12.5 से लेके 15% के बीच में जब डिविडेंड देगी तो 5% रखेगी। और जब 15 से ऊपर 15 से 20% के बीच में डिविडेंड देगी, तब 7.5% रखेगी रिजर्व में। और जब 20% से ज्यादा जब वो डिविडेंड देगी, तब वो 10% रखेगी रिजर्व में। अब एक क्वेश्चन आपसे, दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, नंबर 1 और नंबर 2। अब आपको ये बताना है पहले कि नंबर 1 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी है, ठीक है, उसको अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और वो 15% का डिविडेंड दे रही है, तो वो कितना रिजर्व में रखेगी? आंसर बताइए। अगर एक कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और वो 15% का डिविडेंड दे रही है, तो वो कितने परसेंट रिजर्व में रखेगी? सर। आंसर बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 5, सर 2.5 रुपए। 3, 2, 1। आंसर टाइप करिए जल्दी से। 3। कि अगर एक कंपनी 15% का डिविडेंड लेती है तो कितना वो रिजर्व में रखेगी? 15%। देखिए 15% किस में आ रहा है? 15% आ रहा है थर्ड वाले में, 15 से 20% के बीच में। तो ये रखेगी 7.5%। यही आपने आंसर किया है ना, ये गलत है आंसर आपका। 15% से ऊपर आता है तब किस में मैंने रखेंगे? 5 समझ साढ़े लिया। सात में रखेंगे। ये फिर दिया है 15, तो 15 वाले में मिलेगा 5%। अब एक इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि अगर एक कंपनी 20% रिजर्व, 20% अगर वो डिविडेंड दे रही है, तो वो कितना रिजर्व में रखेगी? तो अब आप आंसर इसमें 10% मत लगाइएगा, क्योंकि 20% क्राइटेरिया बोल रहा है, मतलब है 7.5% वो रिजर्व में रखेगी। क्योंकि देखो 10 से 12.5% होगा। अब 12.5 से ज्यादा मतलब कि 12.6% की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 12.5% से ज्यादा जब आएगा, यहाँ 15% तक हो गया है, तो 15 से ज्यादा 15.1% की बात हो रही है। तब यहाँ पे, यहाँ 20.1% की बात हो रही है। अब आप याद रखो, लिखा है 10 से 12.5, मतलब कि 10 और 12.5 तक, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12.5। इसके बीच में आता है तो 2.5%। फिर 12.5 से ज्यादा, ना कि 12.5, 12.5 से ज्यादा और 15% से कम या 15% तक, तो वो आएगा रिजर्व में 5%। और जब 15% से ज्यादा, 15% से जब ज्यादा होगा 7.5। तो ज्यादा, और 20% तक होगा तो 7.5% इसमें आएगा। और जब बोलेगा 20% से ज्यादा डिविडेंड दे रही है, तब 10% आएगा। तो अब क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एक कंपनी है, उसको अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और वो डिविडेंड दे रही है 15% का, तो रिजर्व में कितना आएगा? और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एक कंपनी है, वो डिविडेंड दे रही है 20% का, तो रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? जब मैंने बोला कि डिविडेंड दे रही है 15% का, ठीक है, तो 15% सेकेंड लाइन में आ रहा है, तो मतलब कि 5% का रिजर्व में आएगा। और जब 20% लिखा है तो 7.5% आएगा। अगर 21% रिजर्व लिखती
तब हमारा 21% अगर डिविडेंड लिखती तब हमारा 10% रिजर्व में आता। हाँ बिल्कुल सही, 5%। तो ये आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब आप गलती नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे आप याद रखो। याद कैसे रखना है आपको? मिनिमम 10 से याद रखना है, 10 से 12.5, फिर 12.5 से ज्यादा, ठीक है, और 15 तक, फिर 15 से ऊपर, ठीक है। 15 प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं हम, देखो प्लस लिख दिया तो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे आ गया 20% का। अब फिर यहाँ पे 20 से ज्यादा, तो जब 10 से 2.5% होगा 12.5 तक, तो 2.5% रहेगा। और जब 12.5 से 15% के बीच में रहेगा, तो हमारा यहाँ 5% आएगा, रिजर्व में ट्रांसफर होगा। और जब 15% से ज्यादा और 20% तक अगर हम लोग डिविडेंड देंगे तो 7.5% आएगा। और जब 20% से ज्यादा की बात होगी तो 10% रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये कंडीशन थी, आपने समझ लिया। और ये रिजर्व हम लोग क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग जब रिडम्पशन करते हैं, दोबारा से शेयर या फिर डिवेंचर को बाई बैक करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा ना। तो पैसा यहीं से हम लोग इकट्ठा करके पहले से ही रखते हैं। अब आगे लिखा है, इसको याद रखिए। लिखा गया है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसके बारे में बताना है। तो ये हमारा CRR है। पहले आप ये बताइए, आपको वो वाला क्वेश्चन समझ में आया जो मैंने फॉर्मूला बेस बताया था? और उसके बाद ये डिफरेंस की, अगर डिविडेंड कितना हो और कितना हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, या इतना आपको समझ में आया कि नहीं? पहले इसका आंसर दीजिए। अब ये लिखा है देखो, CRR। आज ये शेयर खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया है, CRR। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जो कोई बता सकता है? तो लिखा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR। तो CRR का हम लोग प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो हम लोग करते हैं शेयर्स को रिडीम करने में, शेयर के रिडम्पशन में। मतलब कि जब आप किसी पर्सन के पास, किसी शेयर होल्डर के पास शेयर है, उसकी कीमत 100 रुपए है, हमने उसको खरीदा कंपनी ने। तो जब रिडम्पशन होता है ना, तो कंपनी दो तरीके से खरीद सकती है, या तो पार पे या तो प्रीमियम पे। डिस्काउंट कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो डिस्काउंट की यहाँ बात ही नहीं होती है, डिस्काउंट से कोई रिलेशन नहीं होता है। पार पे तो 100 रुपए खरीदेगी, अगर प्रीमियम पे तो 110 का खरीद लेगी। तो ये अमाउंट खरीदेगी ना, उस अमाउंट को हम लोग CRR से पेमेंट करते हैं। और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने बताया था कि प्रीमियम के, जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था कि प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो उसमें एक पॉइंट था कि रिडम्पशन करने में, क्या रिडम्पशन में पॉइंट लिखा था कि जो प्रीमियम होता है रिडम्पशन पे, जैसे 10 रुपए है, इस 10 रुपए की पेमेंट की जाती है, किससे करते हैं? तो शेयर प्रीमियम से करते हैं, और बाकी जो 100 रुपए बचा उसको हम लोग पेमेंट करते हैं CRR से। ये पॉइंट था, अगर याद हो। आपको मैं दिखा रहा हूँ पॉइंट। ये पॉइंट देखिए, लिखा है फोर्थ पॉइंट को देखिए, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेमेंट ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बोल रहा है कि जो रिडम्पशन पे जो प्रीमियम का अमाउंट होता है, जैसे यहाँ पे 10 रुपए है, तो इस 10 रुपए की पेमेंट की जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम के द्वारा, और बाकी जितना बच गया है प्रीमियम के अलावा, जैसे 100 रुपए बचा है, तो वो 100 रुपए की हम लोग करते हैं CRR से पेमेंट। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जो CRR होता है उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो CRR का प्रयोग करते हैं हम लोग शेयर्स की पेमेंट करने में। और एक होता है DRR। तो देखो, CRR आपको समझ में आया कि CRR की पेमेंट करते हैं किसके लिए यूज करते हैं? तो शेयर को बाई बैक करते हैं, शेयर को बाई बैक करने में। एक होता है DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो जब डिबेंचर को बाई बैक करते हैं तब इसको यूज करते हैं। तो CRR और DRR समझ में आया? CRR का प्रयोग करते हैं कहां पर? फुल फॉर्म होता है इसका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पूंजी शोधन संचय। तो किस लिए करते हैं? कि शेयर्स को वापस से जब रिडीम करते हैं तो उसकी पेमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं से तो करेंगे। तो एक अकाउंट बना लिया जाता है, उसमें हर साल डिविडेंड का थोड़ा रुपए रखते हैं। इसीलिए मैंने पहले बताया था कि डिविडेंड और रिजर्व में क्या रिलेशन होता है।
यही रिजर्व में रिलेशन होता है जो मैंने बताया था। रिजर्व मतलब कि ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ताकि उसमें पैसा रखा जा सके ताकि शेयर्स को हम लोग बाई बैक कर सकें। और जब डिबेंचर की बात आती है तो उसको डीआरआर अकाउंट बनाते हैं, तो बाई बैक करते हैं डिबेंचर्स का। अब इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो देखो, फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने में इसका यूज करते हैं। नंबर वन है, यूज कहाँ पे होता है, जो ये सीआरआर है इसका यूज कहाँ पर होता है, तो फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने में होता है। जो सीआरआर का यूज होता है वो फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने में होता है। और दूसरा है पूंजी की कटौती योजना में, तो दूसरा हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन प्लान बनाने में। तो दो जगह हमारा यूज होता है सीआरआर का। तो सीआरआर का काम क्या था पहले तक, तो आपको ये पता चला कि जो शेयर्स होते हैं उनको रिडेम्पशन करना, पेमेंट करना। और इसका यूज कहाँ पे होता है, तो फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने में होता है यूज। और दूसरा होता है कैपिटल रिडम्पशन, कैपिटल रिडक्शन प्लान बनाने में। कैपिटल रिडम्पशन रिडक्शन कह दो, ठीक है, या फिर कैपिटल रिडम्पशन प्लान कह दो। तो ये क्या होता है, तो ये वही होता है कि हमें कितना पूंजी खर्च करनी है ताकि हम शेयर्स को बाई बैक कर सकें। और पहला नंबर आ गया फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने में। अब जो ये सीआरआर है बताया मैंने, तो इसमें पैसा हम लोग डालते कहाँ से हैं, ये बात है। तो डालते कहाँ है, तो तीन तरीके से होता है सीआरआर में। पहले तो मैंने बताया डिविडेंड जो होता है, ठीक है। दो तो डिविडेंड का कुछ परसेंटेज सीआरआर में मतलब रिजर्व में हम लोग रखते हैं। तो रिजर्व यहाँ भी जोड़ा है इसलिए इसमें आ जाएगा। तो पहला होता है जनरल रिजर्व से। तो जो ये रिजर्व में रख रहे हैं डिविडेंड का जो पैसा रिजर्व में आता है वो रिजर्व होता है हमारा जनरल रिजर्व, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। ये कुछ ज्यादा अच्छे से है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। हम लोग डिविडेंड पे करते हैं, तो डिविडेंड पे करने के लिए जो हम लोग फंड रखते हैं उसमें से कुछ परसेंट हम रिजर्व में रखते हैं, और वो रिजर्व हमारा आ गया डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में। तीसरा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तीन तरीके से हम लोग सीआरआर की पेमेंट करते हैं। तो पहला हो गया आंसर, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है कि सीआरआर की पेमेंट कहाँ से की जाती है। तो सीआरआर में पैसा कहाँ से डाला जाता है, तो जनरल रिजर्व पे डालते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड पे डालते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डालते हैं। जनरल रिजर्व को बोलते हैं सामान्य संचय, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड को बोलते हैं लाभांश समानीकरण कोष, और प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग बोलते हैं लाभ हानि खाता। अब किन से नहीं पेमेंट करते हैं, अब सीआरआर में क्वेश्चन आया था किसको हम लोग नहीं डालते हैं, नॉट यूज इन सीआरआर। किससे हम किसका पैसा हम सीआरआर में नहीं डालते हैं, तो पहला हो जाता है फॉर फ्यूचर शेयर्स का। दूसरा हो जाता है कैपिटल रिजर्व का। तीसरा होता है प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, समाविलन से लाभ। और थर्ड होता है, और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम से, इनसे पेमेंट नहीं करते हैं। अगर ऑप्शन लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो भाई प्रीमियम से सिर्फ अकेले हम लोग डीआरआर का, सॉरी सीआरआर का हम लोग सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट पेमेंट करते हैं, बाकी पूरा सीआरआर नहीं करते हैं। तो सीआरआर जो फंड होता है उसमें पैसा कहाँ से आता है, एक आता है जनरल रिजर्व से, सामान्य संचय से, ठीक है, जो बचा कर रखा गया। दूसरा है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से, कि जो डिविडेंड दे रहे हैं उसके लिए हम लोग कुछ रिजर्व पहले से निकाल के रख लेते हैं, तो वो हमारा आ गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कि कितना हमें लाभ हानि हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप देखो, जब लाभ होगा तभी आप डिविडेंड दोगे, तभी रिजर्व बनेगा। तो जब लाभ हुआ तब लाभ हानि खाता आ गया, तभी आप डिविडेंड दोगे, तभी आपका रिजर्व आएगा पैसा। तो कुल मिला के जो सीआरआर में पेमेंट आता है वो प्रॉफिट से आता है। और किन से नहीं करते हम लोग सीआरआर का पेमेंट, तो रिडम्पशन हम कैसे नहीं करते हैं, फॉर फ्यूचर शेयर से। कि ऐसा नहीं किया कि जो शेयर की पेमेंट नहीं हुई है हमने उनको जब्त कर लिया, इसके बाद उससे हम पेमेंट, उसको बेच के हम जो पैसा कमा रहे हैं उससे हम लोग सीआरआर की पेमेंट कर रहे हैं, तो नहीं करेंगे। कैपिटल रिजर्व से नहीं करते और सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं करते हैं। देखो भाई, जनरल रिजर्व से करते हैं पेमेंट, ना कि कैपिटल रिजर्व से। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि सीआरआर जो होता है उसको में हम लोग प्रयोग करते हैं जर्नल रिजर्व का। सर ये प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन भी तो यूज नहीं कर सकते हैं। इसका नहीं यूज करते हैं और इसका करते हैं जनरल रिजर्व का यूज सीआरआर में।
हाँ ठीक ठीक। अब आगे कह रहा है कि एक कंपनी अगर खुद के इन्वेस्टमेंट को बेचे, जैसे रिलायंस है, इसने टाटा में भी इन्वेस्ट करके रखा है, तो अब इसको जब जरूरत है तो इसने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। तो इसको जब बेचते हैं तो मानो इसने रिलायंस ने टाटा में इन्वेस्ट किया था 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, और अब हो गई इसकी कीमत हो गई है 1.25 लाख करोड़। तो अब जो ये प्रॉफिट हुआ है इसको 0.25 लाख करोड़ का, इसको ये कहाँ पर दिखाएगी? तो जो इसको प्रॉफिट होता है बेचने पे, उसको ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। जब कंपनी खुद के इन्वेस्टमेंट को बेचती है, तो इन्वेस्टमेंट को बेचा है, आप समझो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कहाँ आता है? प्रॉफिट आएगा जनरल रिजर्व में, तो जनरल रिजर्व में दिखा देंगे, सीधी सी बात है। अब ये पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट था कि सीआरआर का पैसा, सीआरआर में पैसा कहाँ से आता है? तो सीआरआर में पैसा आता है जनरल रिजर्व से। और अगर कोई कंपनी है, खुद की कंपनी या कोई कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज करती है, कि कहीं इन्वेस्टमेंट किया है फिर उस इन्वेस्टमेंट को बेच रही है, तो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी जनरल रिजर्व में आएगा। तो प्रॉफिट भी कहां पर आएगा? जनरल रिजर्व में। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप पहले बताइए, इतने में आपको कुछ डाउट है? सर ये भाई जो सीधी सी ट्रांसफर बात है कि अगर यहाँ पर आप खुद सोचो, सीआरआर की पेमेंट होती है जनरल रिजर्व पे और प्रॉफिट पे। तो जब हम किसी को बेच रहे हैं कुछ सामान, ठीक है, कुछ हमने एसेट बेची है, तो उस पर जो मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट भी तो हमारा देखा जाए जनरल रिजर्व में ही तो आता है। देखो, प्रॉफिट कह दो, या तो कह दो जनरल रिजर्व, या तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, तीनों मुनाफे की चीजें हैं जिनसे हम लोग जनरल रिजर्व में पैसा डालते हैं। तो प्रॉफिट आया तो वो भी हमारे जनरल रिजर्व में आ जाएगा। यही मैं कह रहा था। अब आप बताइए, ये थोड़ा सा कठिन लगा होगा, लेकिन कुछ समझ में आया आपको? ये बताइए, आ गया तो आगे बताएं। डॉली, गौरव, इतना समझ में आया आप लोगों को? जी सर। हो गया। तो आगे देखिए, राइट फेयर लिखा हुआ है। अब कोई बता सकता है ये राइट फेयर होते क्या है? सर जब कोई कंपनी नया राइट फेयर को बोलते हैं पहले अपने अधिकार पूरा। अंक। ये फेयर वो होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। तो राइट फेयर किनको दिए जाते हैं? जिनके पास ऑलरेडी पहले से शेयर्स होते हैं, उन्हीं को हम देते हैं राइट फेयर्स। ये बात आप याद रखो। तो राइट फेयर्स दिए जाते हैं पहले से एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। जैसे रिलायंस है, ठीक, तो रिलायंस के जिसके पास शेयर है, मेरे पास मानो रिलायंस का एक शेयर है, तो आपने कभी न्यूज पढ़ी हो या सुनी हो कि 2021 के टाइम में रिलायंस 50,000 करोड़ का राइट इशू लाया था। 50,000 करोड़ का राइट इशू लाया था। तो ये किन के लिए होता है राइट इशू? राइट इशू का मतलब होता है कि अधिकार दे रहे हैं कि आप शेयर खरीद सकते हो। तो राइट इशू, तो ये उनको दिया जाता है जिनके पास ऑलरेडी शेयर होते हैं। तो जैसे मेरे पास एक शेयर था तो मैं अप्लाई कर सकता था और बाकी शेयर लेने के लिए, तो अप्लाई कर देते हैं। और राइट इशू में थोड़ा सा और फायदा होता है कि जैसे मार्केट में शेयर 2,000 रुपए का है, ठीक है, तो कंपनी राइट इशू जब करती है तो हो सकता है वो 1,950 रुपए का आपको दे दे शेयर। तो थोड़ा सा ही फायदा रहता है कि वो दिया जाता है, राइट इशू किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो अब बताइए आप कि अगर गोदरेज कंपनी राइट इशू कर रही है तो वो किसको करेगी? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करेगी कि नहीं करेगी? बताइए। जी हाँ, करेगी, बिल्कुल सही। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? अब ये पेज देखिए, व्हाइट पेज। व्हाइट पेज आपको दिख रहा होगा, अभी आगे आ रहा होगा आपकी स्क्रीन में, देखिए आ गया जी होगा। जी सर। व्हाइट पेज में आपको दो चीज बतानी है। दो क्या, तीन चीजें मैं पूछ रहा हूँ। अब तीनों का डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं 2-3 बार। बच्चों को घुमा, देखिए क्वेश्चन कोर्स लिमिटेड होता है, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो पागल तो है नहीं, क्योंकि वो अगर 10 साल से वो पढ़ा रहा है और पेपर बना रहा है, तो उसको इतना पता है कि कोई बच्चा 1 साल की तैयारी करके उसे कैसे उसका दिमाग खराब करना है कि उस बच्चे ने 1 साल तैयारी की हो और उसका सिलेक्शन ना हो। एग्जामिनर तो ऐसे ही पेपर बनाएगा। अगर आसान एकदम पेपर बना देगा तो सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, सारे बच्चों के पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। सीट तो लिमिटेड होती है ना। तो वो ये सोचता है कि बच्चों को कैसे फेल किया जा सके, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो दिमाग में अपने चलाता रहता है कि ये कर दें वो कर दें। तो वो क्या सोच सकता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। एग्जामिनर 3 वर्ड्स लिख सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में। एक लिख देगा पब्लिक इशू, एक लिख देगा
राइट इशू, और एक लिख देगा बोनस इशू, ये लिख दिया। तो अब आपको बताना है इन तीनों का मतलब क्या होता है, और यही वर्ड सेम टू सेम वर्ड एग्जाम में आ जाता है, और फिर 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछ देगा ये किसको मिलता है। तो लोग कंफ्यूज, अरे रे 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 रे, पढ़ा तो था कुछ ऐसा ही था लेकिन आंसर गलत लगा दिया। ठीक। तो पब्लिक इशू क्या होता है? पब्लिक इशू का मतलब होता है कंपनी इज ऑफरिंग द फेयर टू पब्लिक। जब कंपनी ऑफरिंग द फेयर टू पब्लिक, जब कंपनी पब्लिक को ऑफर करे फेयर, पब्लिक में कौन आता है? पब्लिक में पूरी जनता आ जाती है। कि जब फेयर ऑफर किए जाए पब्लिक को, तो पब्लिक का मतलब होता है जितने भी फेयर इशू होते हैं, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन आई है तो वो पब्लिक के लिए आती है, तो फिर बोलते हैं पब्लिक इशू, या फेयर इशू इशू बोल दो। अब राइट फेयर क्या होता है? तो राइट फेयर दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का मतलब होता है जो पहले से अंशधारी हैं, शेयर होल्डर हैं, उनको देना, तो उसे बोलते हैं राइट इशू। अब आगे तीसरा वर्ड दे दिया है बोनस इशू। तो बोनस इशू का मतलब क्या होता है ये मैं बता रहा हूं। कंपनी ऑफरिंग द फेयर्स इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फॉर फ्री। तो ये भी किसे दिया जाता है बोनस इशू? तो ये दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। आखिरी में लिख देता है फॉर फ्री। तो बोनस शेयर उनको दिया जाता है जो कंपनी के वर्तमान या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको जो फ्री में दिया जाता है कि आपने हमारे यहाँ के शेयर्स लिए, थैंक यू सो मच, अब आपको हम ये लोग फ्री में शेयर दे रहे हैं। तो जैसे कौन सी कंपनी फ्री में बोनस शेयर देती है? बोनस मतलब फ्री में देना। तो बोनस शेयर देती है, कंपनी का नाम है विप्रो, कंपनी है अजीम प्रेम जी की। तो विप्रो कंपनी क्या करती है, ज्यादातर बोनस शेयर दिया करती है। और राइट शेयर किसने दिया? तो ये दिया जैसे रिलायंस हो गई एग्जाम्पल। और पब्लिक इशू क्या होता है? तो पब्लिक इशू का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी मार्केट में अपना शेयर लेके आती है, तो कोई भी हो सकती है, ऑल टाइप कंपनी, ऑल टाइप पब्लिक कंपनी। तो देखो, पब्लिक इशू का मतलब होता है कि जब, पब्लिक इशू का मतलब है कि कंपनी खुला खुला दिल रखे कि जनता के ऊपर है, जितना चाहे उतना एप्लीकेशन डाल सकती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इस आदमी को देना है इसको नहीं। मतलब कि ना तो किसी की छुआछूत है, ना कुछ, ना कोई ये कहे कि आपके पास शेयर्स हैं तो आप ले सकते हो या नहीं, जिसको मन वो ले। पब्लिक इशू, राइट इशू, स्टॉप लगा दिया। राइट इशू अधिकार, किसके पास अधिकार है? तो अधिकार उसके पास होगा जिसके पास ऑलरेडी शेयर होंगे, वो मिलता है राइट इशू। राइट इशू भैया पेड होता है, पेड, PAID, पेड होता है। तो राइट इशू होता है पेड। बोनस इशू क्या होता है? तो बोनस इशू होता है फ्री, ये भी दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अब ऑप्शन अगर आ जाए, लिखा हो कि बोनस इशू करते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, एक में लिखा है सभी शेयर होल्डर को, एक में लिखा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एक में लिखा है करंट, जो जो भी खरीदेंगे शेयर उनको देगी, चौथे में लिखा है नन ऑफ दीज। तो आप क्या लगाओगे? बोनस शेयर इशू करती है कंपनी, या लिख देगा कि ऑल टाइप के शेयर होल्डर को, या फिर लिखेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग मतलब होता है वर्तमान शेयर होल्डर। तीसरा लिख दिया कि जो अभी नए शेयर खरीदेंगे उनको देगी, या तो नॉट। तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, सोचेंगे राइट इशू होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो बोनस होगा सभी टाइप के शेयर होल्डर को, तो उनका गलत हो जाएगा। देखो, बोनस भी मिलता है एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मयंक नाम का एक इंसान है, ठीक है, उसके पास कल तक शेयर थे, तो कल तक थे उससे मतलब नहीं है। आज करंट में अगर इस डेट को शेयर हैं, तब कंपनी ने अनाउंस किया कि जैसे आज डेट है 1 जून 2023, तो 1 जून 2023 को जिसके पास शेयर है उसी को ही राइट इशू करेंगे, उसको इसको बोनस मिलेगा, तो उसे बोलते हैं बोनस शेयर। और राइट इशू क्या होता है? राइट इशू भी वही होता है कि जिसके पास करंट में 1 जून 2023 को जिसके पास शेयर है, उसको दोबारा से शेयर इशू करना। राइट इशू पेड होता है, लेकिन बोनस पूरी तरीके से फ्री होता है, और पब्लिक इशू हर एक के लिए होता है। तो ये तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया? यस और नो? जी सर। सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है।
अब टाइप ऑफ डिबेंचर बता दें। डॉली कह रही फिर पहले इतना कर लें, डॉली लगता थक गई। गौरव कह रहे हैं बता दें। भाई बस 5 मिनट का है, बस 5 मिनट और सुन लो, बस काम खत्म। फेयर डिबेंचर टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। सर ये एक एस्क्रो अकाउंट लिखा था, ये क्या होता है? डिबेंचर पता है क्या होता है? डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर में एक डिफरेंस है, कोई बता दे तो मैं जान जाऊं उसको कितना बड़ा तीरंदाज है। एक सिंपल सा डिफरेंस क्या होता है शेयर और डिबेंचर में, कोई बता सकता है? तो हाँ देखो, सर। शेयर देते हैं डिविडेंड और डिबेंचर देता है इंटरेस्ट। ये बस एक डिफरेंस है, इतना छोटा सा। शेयर बता चुके हैं कितने टाइप के होते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस होते हैं। और टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर के कितने सारे टाइप होते हैं वो मैं बता चुका हूं। अब डिबेंचर के क्या टाइप होते हैं? डिबेंचर देता है इंटरेस्ट, इसे वोटिंग राइट नहीं होता है, शेयर को वोटिंग राइट होता है। तो डिबेंचर में टाइप ऑफ डिबेंचर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डिबेंचरों में एक चीज होती है, पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि जैसे फिर 6% ब्याज मिलेगा साल का, तो फिक्स हो गया। तो एक तरीके से लोन होता है, कंपनी बैंक से ना लेके जब जनता से लोन उठाती है और उसकी जगह पे एक लिखा हुआ बॉन्ड दे देगी, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं डिबेंचर, कि 2 साल 4 साल 6 साल के लिए दिया है कि आपको इतने टाइम तक आपको कन्फर्म इंटरेस्ट मिलता रहेगा, हर साल आपके अकाउंट में जाता रहेगा। तो डिबेंचर में पहला लिखा है सामान्य ऋण पत्र। सामान्य ऋण पत्र का मतलब होता है नॉर्मल डिबेंचर। नॉर्मल डिबेंचर, या फिर उसको बोल देंगे न्यूड डिबेंचर। नॉर्मल या फिर जर्नल डिबेंचर बोलते हैं, या तो उसको न्यूड डिबेंचर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है बिना किसी सिक्योरिटी के, उसको बोलते हैं न्यूड डिबेंचर या फिर नॉर्मल डिबेंचर। कि जब कोई कंपनी बिना किसी सिक्योरिटी के, देखो डिबेंचर का मतलब क्या होता है, आप कभी कंपनी बैंक से लोन लोगे तो आपको उसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। लेकिन डिबेंचर के कंडीशन में बता रहा है कि जो नॉर्मल डिबेंचर या फिर उसको जो नग्न ऋण पत्र या तो न्यूड डिबेंचर बोलते हैं, वो ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनके जो आप जब इशू करते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। तो जो बिना किसी सिक्योरिटी के इशू करते हैं उसे बोलते हैं नॉर्मल डिबेंचर या तो जनरल डिबेंचर या तो न्यूड डिबेंचर। दूसरे आते हैं रीडमेबल या फिर नॉन रीडमेबल डिबेंचर। तो रीडमेबल डिबेंचर का मतलब होता है जिनको रिडीम कर लेते हैं एक टाइम बाद, जैसे लिखा है 10 साल, तो 10 साल बाद जिनको कंपनी बाई बैक कर लेती है तो फिर बोलते हैं हम लोग रीडमेबल डिबेंचर। और नॉन रीडमेबल डिबेंचर होते हैं जिनको कंपनी बाई बैक नहीं करती है, ठीक है, रिडीम नहीं करती है। जब कंपनी खत्म होने वाली होती है तभी अकेले इनकी पेमेंट करती है, वो फुल पेमेंट बाई बैक करेगी जब कंपनी ही खत्म होने वाली होगी। तो दोनों में डिफरेंस पता चला। रीडमेबल डिबेंचर और नॉन रीडमेबल डिबेंचर क्या होता है? रीडमेबल का मतलब होता है जिसको एक टाइम, एक फिक्स टाइम, जैसे 7 साल या फिर 10 साल होता है टाइम डिबेंचर का, तो 7 साल या फिर 10 साल बाद उनको बाई बैक करने का, एक सिंपल सा बता दे रहे हैं, तो उसे बोलते हैं रीडमेबल। नॉन रीडमेबल का मतलब होता है जिसे आप कोई टाइम नहीं है कि आप कभी दोबारा उसको बाई बैक करोगे नहीं जब तक कंपनी बंद नहीं होगी। फिर तीसरा लिखा है कन्वर्टेबल या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो कन्वर्ट कर सके जिनको उसे बोलेंगे कन्वर्टेबल, जिसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसे बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्ट कर सकें किसमें? तो इक्विटी शेयर में जिसको कन्वर्ट कर सकें उसे बोलते हैं, मतलब डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दो तो उसको बोलेंगे हम लोग कन्वर्टेबल डिबेंचर। और जब नहीं करते हैं तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करते हैं। फिर चौथा लिखा है सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो सिक्योर्ड का मतलब होता है जिसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी एफिट रखी होती है, उसे बोलेंगे सिक्योर्ड डिबेंचर। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर मतलब होता है जिसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं रखी होती है। फिर आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर या फिर बियरर डिबेंचर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब होता है कि जब जिस डिबेंचर को आप इशू करोगे, अलॉट करोगे, तो उसको आप पहले कंपनी में जाके रजिस्टर करा लेते हो, जाके रजिस्टर ऑफिस में। जिन डिबेंचर को आप रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर करवा लेते हो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। और बियरर डिबेंचर का मतलब होता है बियरड, बी ई ए आर ई आर, बियरर डिबेंचर। इसको हिंदी में बोलते हैं वाहक ऋण पत्र। तो ये ऐसे डिबेंचर होते हैं जैसे कहा कि
हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो फिर बोल रहे हैं, फिर भर से इशू कर देते हैं। फिर बोला, जनता ने बोला हाँ ठीक है कर दो, तो बस कर दिए डिबेंचर इशू। जैसे घर की सरकार है, तो जब घर की सरकार हो तो होते हैं बियरर डिबेंचर, कि फिर बोला वो कर दिए डिबेंचर इशू। और रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब होता है जिनको रजिस्टर किया जाता है। फिर होता है बंधक ऋण पत्र, जिसको बोलते हैं मॉर्ट गेज डिबेंचर। ये डिबेंचर होते हैं जिनके अगेंस्ट में कोई फिक्स्ड एसेट्स एसेट्स रखी होती है, कि जब आप लोन ले रहे हो जनता से, तो आपको दिखाना पड़ता है ना कि सिक्योरिटी के रूप में क्या है। तो जब सिक्योरिटी के रूप में फिक्स्ड एसेट्स हो, तो उसे बोलेंगे मॉर्ट गेज डिबेंचर, बंधक ऋण पत्र। तो मॉर्टगेज के एग्जांपल हो जैसे प्लांट या मशीनरी रखी गई हो। अब मॉर्टगेज डिबेंचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है फर्स्ट मॉर्टगेज, एक होता है सेकेंड मॉर्टगेज। फर्स्ट का मतलब होता है जिसकी पहले पेमेंट करें, सेकेंड की होती है जिसकी सेकेंड टाइम पेमेंट करें, मतलब पहले की पेमेंट होने के बाद दूसरी करें। आगे डिबेंचर आता है रीडीमेबल डिबेंचर। तो रीडीमेबल डिबेंचर बता ही चुके हैं भैया, क्या होता है। रीडीमेबल डिबेंचर होता है जिसको एक निश्चित टाइम बाद रिडीम कर सकते हैं, जिसकी पेमेंट पूरी कर सके उसे बोलेंगे रिडीमेबल। और इरिडीमेबल डिबेंचर होता है जिसे हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको बाय बैक नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। फिर आगे लिखा है मूवेबल डिबेंचर, मूव जिसे कर सकें, तो मूव एबल डिबेंचर। तो मूव एबल डिबेंचर का मतलब होता है जिनके अगेंस्ट में करंट एसेट रखी गई हो। देखो जब फिक्स्ड एसेट्स हो तब क्या बोलेंगे, जब फिक्स्ड एसेट्स हो तो उसे बोलते हैं मॉर्टगेज डिबेंचर। और जब मूवेबल डिबेंचर की बात लिखी हो, मूवेबल डिबेंचर का मतलब होता है जो मूव होते रहते हो। तो जैसे करंट एसेट्स मूव होती रहती है, तो जिसके अगेंस्ट में करंट एसेट्स रखी जाती है, फॉर एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज, स्टॉक, लोन बुक, प्लांट, ट्रस्ट डिबेंचर, ठीक है, सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज, स्टॉक और बुक लोन ये रखा होता है, तो ये मूवेबल है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल 3 महीने में चला जाता है, स्टॉक सामान आज है कल चला गया, बुक लोन आज लोन था और कल पेमेंट हो गई, तो ये होता है मूवेबल डिबेंचर। फिर आता है प्लांट ट्रस्ट डिबेंचर, 10वां है प्लांट ट्रस्ट डिबेंचर। तो प्लांट ट्रस्ट डिबेंचर का मतलब होता है, देखो नाम ही लिखा है प्लांट ट्रस्ट डिबेंचर, मतलब कि जब आप मशीन आपको खरीदनी है, तो कई बार कंपनी बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की मशीन होती है, तो मशीन खरीदने के लिए जब डिबेंचर इशू करती है, तो उस डिबेंचर को बोल देते हैं प्लांट ट्रस्ट डिबेंचर। फिर आता है इनकम डिबेंचर। तो इनकम डिबेंचर का मतलब होता है कि इनकम डिबेंचर का मतलब कि करंट ईयर में जितना प्रॉफिट होगा उसके जैसे इनकम डिबेंचर का मतलब होता है कि जब कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, करंट ईयर में जितना प्रॉफिट होगा, तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट दे देगी। लेकिन जिस टाइम लॉस हो गया तो लॉस नहीं देगी। तो जब जब उसको प्रॉफिट इनकम होगी, तब वो अपने इनकम का कुछ हिस्सा जो फिक्स्ड होगा उतना वो दे देगी, उसे बोलते हैं इनकम डिबेंचर। और जब लॉस हो तब नहीं देगी। आखिरी बचा है लीगल डिबेंचर। तो लीगल डिबेंचर का मतलब होता है विधिक ऋण पत्र। तो लीगल डिबेंचर का मतलब होता है कि जब संपत्ति का स्वामित्व ऋणदाता को ऋण की सुरक्षा के लिए ट्रांसफर किया जाता है। लीगल डिबेंचर क्या होते हैं, तो लीगल डिबेंचर सीधी सी बात है, ये एक डिबेंचर की कैटेगरी बना दी गई, कोई डिबेंचर है नहीं। आप जब मार्केट में डिबेंचर इशू करोगे, तो जो लोग डिबेंचर खरीदेंगे उसे बोलेंगे क्या, डिबेंचर होल्डर बोलेंगे। तो जिसके पास डिबेंचर होल्डर होगा वो खुद ही लीगल है। तो लीगल डिबेंचर का मतलब है कि आप लोन कलेक्ट होने के लिए लीगल रूप से जब डिबेंचर इश्यू करते हो, लीगल मतलब सारे प्रोसीजर फॉलो करते हो। आपने किसी को दिया, जैसे मयंक को मुझे दिया, ठीक है, रिलायंस ने डिबेंचर, तो जब डिबेंचर मुझे दिया तो लीगली दिया ना, और डिबेंचर में मेरा नाम भी लिखा हो कि हाँ मयंक कटियार को डिबेंचर मिला हुआ है। तो जब लीगल रूप से डिबेंचर दिया जाता है लोन लेने के लिए, कंपनी जब लीगल रूप से डिबेंचर इशू करती है तो उसे बोलते हैं लीगल डिबेंचर। ये टाइप थे डिबेंचर्स के। अब एक बार मैं जल्दी से बोल देता हूँ। पहला था जनरल डिबेंचर, या तो नॉर्मल डिबेंचर या तो न्यूड डिबेंचर। तो न्यूड है मतलब कि बिना किसी सिक्योरिटी के इशू किया गया हो। फिर दूसरा था रीडीमेबल या फिर नॉन रीडीमेबल। तो रीडीमेबल का मतलब होता है जिसको एक निश्चित टाइम बाद
हम लोग पेमेंट करके वापस खरीद लेते हैं, और नॉन रिडीमेबल का मतलब होता है जिसे हम नहीं खरीदते हैं, फिर जब कंपनी बंद होती है तभी पेमेंट की जाती है उसकी। फिर लिखा है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब होता है जिसे हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल का मतलब जिसे नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो सिक्योर्ड मतलब होता है जो जिनके अगेंस्ट में कोई एफिट रखी होती है उसे बोलते हैं सिक्योर्ड, जिसके अगेंस्ट में ना रखी हो उसे नहीं बोलेंगे। फिर आता है रजिस्टर या फिर बियरर डिबेंचर। तो रजिस्टर का मतलब होता है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होते हैं डिबेंचर, और बियरर का मतलब होता है फिर एक बार कहा और उसको ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर। फिर आता है मोर्टगेज डिबेंचर। तो मोर्टगेज डिबेंचर का मतलब होता है जिसके अगेंस्ट में फिक्स्ड एसेट्स रखी गई हो, जैसे प्लांट और मशीनरी है, उसे बोलेंगे मोर्टगेज डिबेंचर। ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट मोर्टगेज और सेकंड मोर्टगेज। फर्स्ट में पहले वाले जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको ज्यादा प्रियोरिटी दी जाती है, तो पहले उनकी पेमेंट होती है। सेकंड वाले में पहले वाले को पेमेंट होने के बाद दोबारा दूसरे वाले को होती है। फिर आगे आता है रिडीमेबल डिबेंचर, जिसको हम लोग पेमेंट कर सके, पता ही है इरिडीमेबल का भी मतलब वही होता है जिसको हम लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं। फिर लिखा है मूवेबल डिबेंचर। तो मूवेबल डिबेंचर का मतलब होता है जिसके अगेंस्ट में करंट एसेट्स होती है। करंट एसेट्स क्योंकि चेंज होती रहती है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, स्टॉक है और लोन बुक है। फिर आता है प्लांट ट्रस्ट डिबेंचर। मतलब कि जब कंपनी को मशीनरी खरीदनी होती है, तो मशीन खरीदने के लिए जब डिबेंचर इशू करती है तो उसको बोलते हैं प्लांट ट्रस्ट डिबेंचर। फिर आता है इनकम डिबेंचर। तो इनकम डिबेंचर का मतलब है कंपनी कहती है कि जब जिस साल हमको प्रॉफिट होगा उस साल हम एक निश्चित दर से तुम्हें ब्याज दे देंगे, और जब नहीं प्रॉफिट होगा तो उस साल का नहीं देंगे, तो उसे बोलते हैं इनकम डिबेंचर। फिर लिखा है लीगल डिबेंचर। तो लीगल डिबेंचर का मतलब है कि जब कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो जनता से जब लोन लेगी, तो लोन लेने में वो लीगल डिबेंचर इशू करेगी, कोई भी इलीगल तरीका नहीं अपनाएगी। तो ये डिबेंचर्स थे, टाइप ऑफ डिबेंचर। और एक चीज और, डीआरआर जो होता है, डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसका हम लोग फेस ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में। इसका भी करते हैं जनरल रिजर्व में, और सीआरआर का भी करते हैं जनरल रिजर्व में। ये बात आपको समझ में आ गई? अब आप बताइए, शेयर और डिबेंचर में आपको कोई दिक्कत है? आज का टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया है? और ये समझ में आ गया है कि डिविडेंड और रिजर्व में क्या ट्रांसफर होता है? बिल्कुल सही, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, फिर आज की क्लास क्लोज करें, और ये शेयर और डिबेंचर भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जी सर। ठीक है फिर, थैंक यू। जी थैंक यू सर।